नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम राजनीति विज्ञान विषय की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान विषय को पूरा किया जाएगा। राजनीति विज्ञान विषय कई इकाइयों में, कई यूनिट्स में बटा हुआ है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन आदि। तो इन्हीं सब इकाइयों को हम क्रमबद्ध रूप से पूरा करेंगे। इसी कड़ी में हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इस कड़ी में हम पश्चिमी और कुछ भारतीय विचारकों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक जो विचारक हैं उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं और उनका क्या महत्व है। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो को प्रथम राजनीतिक विचारक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो प्लेटो का करेंगे। प्लेटो अपने कई सिद्धांतों के कारण जाना जाता है। प्लेटो ने कई सिद्धांत दिए, जैसे उसका न्याय का सिद्धांत, उसका शिक्षा का सिद्धांत, उसका साम्यवाद का सिद्धांत, उसका दार्शनिक राजा का सिद्धांत, उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत। आमतौर पर जो सिद्धांत अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत ही हैं। तो इन दोनों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और बाकी जो प्लेटो के सिद्धांत हैं, जैसे साम्यवाद का सिद्धांत या दार्शनिक राजा का सिद्धांत या आदर्श राज्य का सिद्धांत, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत से। जिस समय प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया उस समय समाज में कई और न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, जैसे परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्यकरण सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत की मान्यता ये थी कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। प्लेटो ने इस न्याय के सिद्धांत को इस तर्क के आधार पर खारिज कर दिया कि सच बोलना हमेशा न्याय नहीं होता। जैसे यदि हम सच बोलते हुए अपने देश की गुप्त व गोपनीय जानकारी को शत्रु देश को दे दें तो यह अन्याय होगा। इसलिए अगर हम अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार या राज्य या देश की रक्षा के लिए ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे हमारा तो फायदा हो जाता है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा झूठ बोला जा सकता है और ये न्याय है। तो पहला सिद्धांत खारिज हो गया। दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत। इसकी मान्यता थी कि शक्ति ही सत्य है, मतलब शक्तिशाली लोग जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही न्याय है। प्लेटो ने इसको इस तर्क के आधार पर खारिज किया कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। जब लोगों के पास शक्ति, धन या बल आ जाता है तो वो उसका प्रयोग दूसरों को सताने के लिए करने लगते हैं, इसलिए ये न्याय नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत था कार्यकरण सिद्धांत। इसकी मान्यता थी कि न्याय भय का शिशु है और ग्लाउकन जैसे विचारक इसे सही ठहरा रहे थे। न्याय भय का शिशु है, इसका मतलब ये है कि समाज में जो कमज़ोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, अन्याय हो सकता है। इसलिए वो न्याय की बात करते हैं और न्याय को बनाए रखना चाहते हैं। प्लेटो ने इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो ने जो अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसकी विशेषताएं थीं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो वैधानिक नहीं था बल्कि नैतिक था। प्लेटो से पूर्व जो ये तीनों न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे ये व्यक्ति के बाहरी पक्ष से संबंधित थे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को व्यक्ति की अंतरात्मा से जोड़ा। उसने कहा कि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से थोपा जा सके या बाहर से लागू किया जा सके। न्याय तो व्यक्ति की अंतरात्मा का गुण है।
यदि एक व्यक्ति अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से नैतिक है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो न्याय की स्थापना होती है। ये प्लेटो ने कहा। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो वैधानिक नहीं था, बल्कि एक नैतिक अवधारणा थी। दूसरा, आंतरिक धारणा। इसका मतलब था कि न्याय मनुष्य की अंतरात्मा से संबंधित है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। उसने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में अति को नहीं, बल्कि संतुलन को अपनाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति एक अति का पालन करता है, तो वहाँ पर न्याय नहीं हो सकता। न्याय की स्थापना वहीं होती है जहाँ मध्यम मार्ग को अपनाया जाता है, जहाँ संतुलन को अपनाया जाता है। अगली विशेषता थी कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। अब इसे समझते हैं। प्लेटो ने मानवीय स्वभाव को 3 गुणों में विभाजित किया। मानवीय स्वभाव के 3 गुण होते हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा तृष्णा। अब इन 3 मानवीय स्वभावों के कारण प्लेटो ने 3 वर्गों का निर्माण किया समाज में, कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वो उस वर्ग का व्यक्ति हो जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है तो वो शासक वर्ग में आएगा। यदि किसी में साहस की प्रधानता है तो वो सैनिक बन जाएगा। यदि किसी में तृष्णा यानी कि इच्छा अभिलाषा की प्रधानता है तो वो उत्पादक वर्ग में आएगा। इस तरह से प्लेटो ने कहा कि यदि समाज के तीनों ही वर्ग या समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा, अपने मूल स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। अगली विशेषता थी सामाजिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो ने व्यक्ति को समाज से अलग नहीं माना। उसने व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं किया। उसने कहा कि समाज के, राज्य के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। आमतौर पर व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे कुछ भी करने की आज़ादी दे दी जाए, तब न्याय की स्थापना होती है। लेकिन प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें उसने कहा कि समाज और व्यक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब समाज का विकास होता है तो उसमें व्यक्तियों का भी विकास होता है, और उसके न्याय सिद्धांत से इन दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अगली विशेषता थी दार्शनिक शासकों का शासन। प्लेटो के अपने चिंतन में दार्शनिक राजा का बड़ा महत्व रहा है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसकी प्राप्ति दार्शनिक राजाओं के माध्यम से ही हो सकती है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का भी जो सार है वो आदर्श दार्शनिक शासकों की प्राप्ति ही है। अभी उस बाद में आएंगे हम उधर, तब भी इसे ठीक से समझेंगे। तो दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति हों, और जो ईमानदारी नैतिकता के उच्च गुणों से युक्त हों, और जिनमें लालच लोभ जैसे निम्न गुण ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम दार्शनिक कह सकते हैं। तो दार्शनिक शासक जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब हम समझते हैं इसकी आलोचना को। आमतौर पर जब कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं में उसकी आलोचना छुपी होती है। जैसे हर एक विशेषता की ही आलोचना उस विशेषता के कारण की जाती है। जैसे पहली आलोचना यहाँ से क्या निकलेगी? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो वैधानिक नहीं था, बल्कि एक नैतिक सिद्धांत था। तो पहली आलोचना यहाँ पर निकलती है कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे वर्तमान समय के राज्यों में लागू ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय के राज्यों में कानूनी न्याय लागू है, वैधानिक वाला। अगर हम वर्तमान समय के राज्यों से राज्य को हटा लें, पुलिस को हटा लें, कोर्ट कचहरी को हटा लें,
कानून व्यवस्था जो है उसे हटा लें, तो समाज में कोई न्याय रहेगा? नहीं, पूरा समाज में अराजकता का माहौल हो जाएगा, है ना? तो आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि न्याय बाहरी रूप से लागू करना पड़ रहा है। अगर हम इस भरोसे छोड़ दें कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की पुकार आवाज़ पे न्याय की स्थापना करेगा, तो ऐसा नहीं होता, है ना? तो पहली जो आलोचना है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की वो है कि प्लेटो ने जो कहा कि उसका न्याय सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक नहीं है, ये उसकी आलोचना है। मतलब आज के समय में एक ऐसे न्याय सिद्धांत की जरूरत है जो वैधानिक हो, पहली आलोचना। दूसरी, प्लेटो ने अपने सिद्धांत को आंतरिक माना। वर्तमान समय में व्यक्ति की जो अंतरात्मा है वो भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है, अलग रूप से सोचता है। तो अगर हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो समाज में कुछ भी एकता नहीं होगी, हर व्यक्ति अलग दिशा में भागने का प्रयास करेगा। तो इस कारण भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि समाज में केवल यही 3 वर्ग नहीं होते, समाज में बहुत से वर्ग होते हैं। वर्तमान समय के समाज में तो 10-20 वर्ग होते हैं, जैसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, है ना? तो बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो ये भी एक आलोचना है। इसके अलावा प्लेटो ने कहा सामाजिक एकता का सिद्धांत है उसका न्याय सिद्धांत। आज जो समाज में न्याय का रूप प्रचलित है वो व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है। अगर आज कोई ये बात कहे कि समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है तो वो अन्यायपूर्ण बात हो जाएगी। आज व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन दोनों के बीच जो संतुलन है वहीं से न्याय उत्पन्न होता है। दार्शनिक शासक। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में दार्शनिक शासकों को बहुत महत्व दिया। उसने कहा कि समाज में जो भी कुछ परिवर्तन आएगा वो दार्शनिक शासक ही लाएंगे और इनके कारण ही समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। जबकि वास्तविकता में ऐसे दार्शनिक शासकों को ढूंढना असंभव है। तो ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ठीक से समझ पाए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्लेटो के दूसरे सिद्धांत की तरफ जो है शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर काफ़ी गंभीरता से और गहराई से विचार किया है और उसके आधार पर अपना शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत न्याय की प्राप्ति व आदर्श राज्य का निर्माण शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें उसकी मान्यता थी कि आदर्श राज्य और न्याय की प्राप्ति शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। प्लेटो के समय से पूर्व या प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अब समझते हैं ये दोनों पद्धतियां क्या थीं। एथेंस की शिक्षा पद्धति में व्यक्ति के मानसिक, चारित्रिक व शारीरिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता था। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि शिक्षा देना राज्य का नहीं बल्कि परिवार का दायित्व था। मतलब कोई परिवार अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, नहीं तो ये अनिवार्यता नहीं थी कि कोई पढ़ाए। इससे क्या होता था, लोग पढ़ते ही नहीं थे।
तो ये एथेंस की शिक्षा पद्धति थी और इसमें ये कमी थी। दूसरी तरफ स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता था। उसमें बच्चे जब पैदा होते थे तो 7 वर्ष की उम्र होते ही उन्हें उनके परिवार से ले लिया जाता था और वो राज्य के नियंत्रण में रहते थे और उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। ये सैनिक शिक्षा अनिवार्य होती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जो बच्चे जन्म से कमज़ोर होते थे उन्हें जन्म के पश्चात ही मार दिया जाता था, क्योंकि स्पार्टा में निर्बल लोगों का कोई स्थान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पार्टा अपने चारों तरफ से शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में शारीरिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता था। ये दोनों ही शिक्षा पद्धतियां इसलिए अपूर्ण थीं कि स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा पर जोर है, मानसिक चारित्रिक पर नहीं, और एथेंस की शिक्षा पद्धति में मानसिक और चारित्रिक शिक्षा पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन शारीरिक पर इतना बल नहीं दिया जा रहा। इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों को मिलाते हुए प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की, जो कुछ इस प्रकार थी कि 6 से 20 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। 20 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में जो लोग असफल हो जाएंगे, जो लोग असफल हो जाएंगे वो सैनिक या उत्पादक बनेंगे, और जो 20 वर्ष की आयु के बाद परीक्षा होगी उसमें पास हो जाएंगे वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे अगले 10 वर्षों तक। जो लोग इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे वो राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे, और जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें 30 से 35 वर्ष की अवस्था तक न्याय, तर्क व दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद फिर एक परीक्षा होगी। जो लोग उस परीक्षा को पास करेंगे उन्हें 35 से 50 वर्ष की आयु तक, यानी कि अगले 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये थी प्लेटो की शिक्षा पद्धति, जो जन्म से लेकर लगभग 50 वर्ष तक पूर्ण होगी। और प्लेटो का विचार था कि जब व्यक्ति इस 50 वर्ष तक की शिक्षा को पूरा कर लेंगे तब वो राज्य के शासक बनने के अधिकारी होंगे। तो ये बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा पद्धति थी। अब इसकी आलोचना क्यों की जाती है? पहला, कि शिक्षा सभी के लिए नहीं। प्लेटो ने सैनिक और उत्पादक इन दो वर्गों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है, उसने केवल शासक वर्ग की शिक्षा पर ध्यान दिया है। तो पहली आलोचना। दूसरी, कला और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया प्लेटो ने। उसने बस 20 वर्ष की आयु तक कला साहित्य की शिक्षा की बात करी और उसके बाद कला साहित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्लेटो की जो अगली आलोचना है वो है शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। मतलब ये देखने में लग तो रहा है कि 6 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 50 तक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक शिक्षा है? क्या ऐसा कहीं होता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा ही ग्रहण करता रहे? तो ये योजना जो है सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। अगली आलोचना इसकी इसी तर्क के आधार पर होती है कि शिक्षा योजना काफ़ी लंबी है व खर्चीली है और इसे वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। वर्तमान में भी ऐसा नहीं होता है, कोई कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर ले 30 वर्ष की अवस्था तक लगभग सभी की शिक्षाएं पूरी हो जाती हैं। 50 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा को लागू करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और उसकी आलोचना। अब हम बात करते हैं प्लेटो से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों या प्रश्नों के बारे में। जैसे अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि प्लेटो की पुस्तकों के नाम क्या हैं या उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स जो और लॉज, ये जो पुस्तकें हैं प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था।
प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम अकादमी था। अकादमी के द्वार पर क्या लिखा था? उसके द्वार पर लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। प्लेटो ज्योमेट्री यानी कि गणित को बहुत महत्व देता था और उसने अकादमी के द्वार पर ही लिखवा रखा था कि ज्योमेट्री से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए क्या कहा? उसने कहा कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ठीक। अगला कथन है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये कि रिपब्लिक का शीर्षक क्या है? तो रिपब्लिक का शीर्षक है न्याय या गणराज्य। तो इस तरह से आज हमने प्लेटो को पूरा किया। वैसे तो प्लेटो के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में सभी कुछ पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन कोशिश ये की गई है कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दी जाएं और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें ठीक से समझ में आई होंगी। यदि आप इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, खास तौर से पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं या उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से जब भी कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो आप इसे लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक भी कर सकते हैं। वही लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप डिसलाइक करें तो कारण ज़रूर बता दें ताकि मैं उसे अपने आगे आने वाले वीडियो में दूर कर सकूं। कमेंट्स कर सकते हैं आप कुछ भी जो और बेहतर सुझाव देना चाहें, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर अभी नया हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने भरसक कोशिश की है कि मैं इसे बेहतर से बेहतर रूप में प्रस्तुत कर पाऊँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।